नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स के एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से, यानी कि जो नया वाला पैटर्न चल रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी नए पैटर्न को फॉलो करते हुए ये पूरी टेस्ट सीरीज बनाई है। पेड ग्रुप की टेस्ट सीरीज है ये, और हमारे एससीएस स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये वीडियो कंप्लीटली फ्री किया जा रहा है। आप लोग जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं वो तो वहीं से अटेम्प्ट वगैरह करें, ऐप वगैरह में हैं तो वहां से अटेम्प्ट कर लें। अदरवाइज जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग ये वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, हर क्वेश्चन को पॉज करके पहले उसका आंसर वगैरह जो है जरूर देने की कोशिश करें। टेस्ट सीरीज का फायदा आपको तभी मिल सकता है जब आप सबसे पहले एक पेपर और पेन लेके बैठ जाएं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को जैसे ही क्वेश्चन बताया जाए उसको पॉज करके अपना खुद पहले आंसर मार्क करें, फिर इसके वीडियो में जो बताया गया है उससे आप मैच करें, ठीक है। प्लस आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने परसेंट आपके सही आ रहे हैं, ये स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप तक वीडियो पहुंचाने में बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है एससीएस की पूरी टीम को। कोशिश करें कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है हमको आप तक फ्री कंटेंट पहुंचाने में। अगर आप चाहते हैं कि हमारे फ्री इनिशिएटिव ऐसे ही लगातार चलते रहें, जैसे कि हम करंट अफेयर भी देते हैं, यूपी करंट भी देते हैं फ्री में, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, पेड क्विज के भी वीडियो देते हैं, मेंस के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते हैं, तो ऑलमोस्ट यूपी पीसीएस का चाहे जो है हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, बीओ के लिए हो, यूपी पीएससी के जितने एग्जाम्स हैं उनके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में बहुत ही सफिशिएंट कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उसको जरूर देखें। एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए, बीईओ की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, आरओ का प्री प्लस मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, यूपी पीसीएस 2026 का भी प्री का मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप हमने जो है स्टार्ट कर दिया। आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं, प्री का कंप्लीट और पूरा कंप्लीट मेंस का, तो आपकी पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी उससे हो जाती है। कहीं से और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ना करंट आपको बाहर से पढ़ना है, ना टेस्ट लगाने हैं अलग से, ना पेड क्विज वगैरह, सब कुछ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में ही मिलता रहेगा, जितना कि एग्जाम निकालने के लिए बेहद जरूरी है। यूपी पीसीएस 2024 का जो प्री वाला पेपर हुआ था वो ऐतिहासिक था, नए पैटर्न के हिसाब से था, लेकिन उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपने स्टूडेंट को साल भर पहले से ही करा दी थी। इवन आरओ 2023 का या फिर आरओ 2021 का जब पैटर्न बदला था उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम पहले ही पेड ग्रुप में पूरी करा चुके थे, ठीक है। इसीलिए यूपी पीसीएस 2024 के प्री में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। इवन अगर आप प्री के क्वेश्चंस की बात करें, 150 क्वेश्चन जीएस में होते हैं जिससे कट ऑफ बनता है। कट ऑफ के लिए ज्यादा से ज्यादा 80, 85, 90 जो है आपको क्वेश्चन सही करने होते हैं नेट में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूपी पीसीएस 2024 में भी जो इतना कठिन पेपर था उसमें भी करीबन 120 क्वेश्चन आए थे, जो कट ऑफ निकालने से बहुत 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 ज्यादा थे। टेस्ट सीरीज के ये जो वीडियोस हैं, इनकी सीरीज पूरी चलती रहेगी, लगातार एक के बाद एक आपके पास वीडियो आते जाते रहेंगे। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, ठीक है। वीडियो को देखें, पूरा अटेम्प्ट करें और अपना कमेंट जरूर बताइए कितना स्कोर आ रहा है आपके। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस सेशन में हम सेक्शनल टेस्ट 17 को कवर करेंगे, जिसमें हम पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। अगर हम बात करें इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है आर्टिकल 63 के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कि इसमें आर्टिकल 64 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के पदेन सभापति, यानी कि ये राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, इसका जो प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 64 के अंतर्गत दिया गया है। इसके साथ ही आर्टिकल 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, यानी कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 66 के अंतर्गत बताया गया है। इसके साथ ही आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के द्वारा क्या शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित प्रावधान, यानी कि उसकी जो ओथ या अफर्मेशन से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 67 में दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें इन चारों ऑप्शंस की, तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन दिया है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 67 के अंतर्गत जो वाइस प्रेसिडेंट की टर्म ऑफ द ऑफिस है उसके बारे में इसके अंतर्गत प्रावधान दिए गए हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति की पदावधि और पद के कार्यकाल से संबंधित जो प्रावधान है वह आर्टिकल 67 में दिए गए हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के द्वारा जो ओथ और अफर्मेशन है उसका प्रावधान आर्टिकल 69 के अंतर्गत किया गया है। तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है, बाकी के तीनों ऑप्शन इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, केवल 1, 2 एंड 3।
इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है आर्टिकल 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति की पदावधि यानी कि टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके साथ ही इसमें सी ऑप्शन में दिया गया है आर्टिकल 57 यानी कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्शन। इसके साथ ही इसमें आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं यानी कि उनकी क्या कंडीशंस रहेंगी फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए, तो उसका प्रावधान आर्टिकल 59 में दिया गया है। तो अगर हम बात करें इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जो आर्टिकल 55 में जो प्रावधान दिया गया है मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति रीति क्या रहेगी उससे संबंधित प्रावधान आर्टिकल 55 में दिया गया है। जबकि टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट का जो प्रावधान किया गया है वह आर्टिकल 56 के अंतर्गत किया गया है, ना कि आर्टिकल 55 में। तो इसमें हमसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि इसमें आर्टिकल 55। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है आर्टिकल 40 यानी कि ग्राम पंचायतों का संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। इसके साथ ही आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस एक्टिविटीज, जो कि एक फंडामेंटल राइट्स है। इसके साथ ही इसमें जो थर्ड ऑफ स्टेटमेंट में दिया गया है आर्टिकल 24 में कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध यानी कि प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर ईटीसी इन द फैक्ट्री। इसके साथ ही फोर्थ स्टेटमेंट में दिया गया है आर्टिकल 48, इसमें कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका को सेपरेट यानी कि उसका पृथक्करण। तो अगर हम बात करें इन चारों स्टेटमेंट की, तो इसमें जो आर्टिकल 48 दिया गया है इसमें जो प्रावधान दिया गया है वह रॉन्ग है, जबकि आर्टिकल 48 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है इसमें कृषि एवं पशुपालन का संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। जबकि इसके अंतर्गत जो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यानी कि जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव का जो प्रावधान है ये आर्टिकल 50 के अंतर्गत दिया गया है, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है। तो इसमें जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, बाकी के तीनों स्टेटमेंट इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 2 3। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। इसमें भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 से संबंधित फर्स्ट ऑप्शन में इसमें दिया गया है धारा 101 के तहत यानी कि सेक्शन 101 के तहत इसमें मानहानि के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। मानहानि मतलब डिफेमेशन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसके साथ ही ऑप्शन बी में धारा 316 के अंतर्गत धोखाधड़ी यानी कि फ्रॉड से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। सेक्शन 135 के अंतर्गत अपहरण यानी कि किडनैपिंग से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसके साथ ही सेक्शन 63 के अंतर्गत बलात्कार यानी कि रेप से संबंधित प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। तो अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट ऑप्शन की, तो जो सेक्शन 101 है इसमें मानहानि से संबंधित प्रावधान नहीं, बल्कि इसमें हत्या यानी कि इसके अंतर्गत मर्डर से संबंधित प्रावधान सेक्शन 101 में दिया गया है। जबकि अगर हम बात करें मानहानि यानी कि डिफेमेशन से संबंधित प्रावधान, तो इसका जो प्रावधान दिया गया है सेक्शन 354 के अंतर्गत किया गया है। इसके साथ ही जो बाकी ऑप्शंस में जो प्रावधान दिए गए हैं वे करेक्ट हैं और हमसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से संबंधित इसमें कहा गया है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उस समय कुछ राज्यों को भाग ए के अंतर्गत शामिल किया गया था, इनमें से कौन सा राज्य उन राज्यों में से नहीं था। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह राजस्थान यानी कि राजस्थान भाग ए के अंतर्गत शामिल नहीं था। अगर हम बात करें भाग ए के अंतर्गत शामिल राज्यों की, तो इसमें शामिल थे असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य इसके अंतर्गत शामिल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है रिगार्डिंग द मनी बिल यानी कि धन विधेयक के संबंध में। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो इसमें केवल लोकसभा में ही इसको पेश किया जा सकता है, राज्यसभा के अंतर्गत इसको पेश नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुशंसा के बाद से ही इसे पुनर्स्थापित किया जाता है यानी कि इसको रीस्टैब्लिश किया जाता है ओनली आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार इसके संबंध में कर सकता है यानी कि जो लोकसभा है इसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ
द राज्यसभा। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है कि यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर विधेयक को लोकसभा को नहीं लौटाती है तो इसे तय सीमा के भीतर इसको पारित मान लिया जाता है, यानी कि इसको कंसीडर कर लिया जाता है पास्ड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो अगर हम बात करें इन चारों ऑप्शंस की, तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है वह इनकरेक्ट है, क्योंकि इसको लोकसभा अध्यक्ष की अनुशंसा के बाद नहीं बल्कि प्रेसिडेंट की अनुशंसा के बाद ही इसको पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। बाकी के जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं वह करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा B134। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल, ये विधि एवं न्याय मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत आती है। इसके साथ ही वस्तु एवं सेवा कर परिषद है, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। इसके साथ ही केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल यानी कि इसके अंतर्गत कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसके साथ ही भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त यानी कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है, यानी कि जो कमिश्नर ऑफ फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत आती है। तो अगर हम बात करें इन चारों ऑप्शंस की, तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल, ये विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत नहीं बल्कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये विभाग आता है। तो ये इसके अंतर्गत इनकरेक्ट ऑप्शन है। बाकी के जो तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं वह इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा C केवल 1, 2 एंड 4। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसमें लोकसभा की सीटें बताना है कि किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे कम है। तो अगर हम बात करें इनमें स्टेट की, तो पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान। तो अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं 41। गुजरात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 26 सीट्स हैं। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 28 सीट्स हैं, जबकि राजस्थान में जो सीटों की संख्या है वह इसके अंतर्गत 25 है। तो सबसे ज्यादा कम सीटों की संख्या हमसे पूछी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा D, राजस्थान। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि लोकसभा में जो निंदा प्रस्ताव होता है यानी कि जो सेंसुअल मोशन होता है लोकसभा में, उसको स्वीकारने का कारण बताना इसके अंतर्गत मैंडेटरी होता है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि जो निंदा प्रस्ताव है किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध इसको लाया जा सकता है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि जो निंदा प्रस्ताव है ये मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्यों की निंदा करने के लिए ये लाया जाता है, यानी कि ये कंडेम करता है सर्टेन पॉलिसीज और एक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि यदि लोकसभा में निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद के लिए इस्तीफा देना इसके अंतर्गत आवश्यक हो जाता है, यानी कि इसको अगर मैंडेटरी है कि काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर है वह इसके अंतर्गत रिजाइन करेगी। तो अगर हम बात करें इन चारों स्टेटमेंट की, तो जो फोर्थ स्टेटमेंट में दिया गया है कि यदि लोकसभा में सेंसर मोशन अगर पारित हो जाता है तो इसमें अनिवार्य है कि उनको मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसमें मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना अनिवार्य नहीं होता। बाकी के जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं वह इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्रिमंडल यानी कि इसमें जो शब्द है कैबिनेट वह इसके अनुच्छेद 352 में कब शामिल किया गया था। तो अगर हम बात करें जब इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में, तो उसके बाद जब जनता सरकार बनी थी तो उस जनता गवर्नमेंट के द्वारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया गया था और उसी के माध्यम से इसमें मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट का प्रावधान किया गया था आर्टिकल 352 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसके साथ ही अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कुछ करेक्ट ऑप्शन पूछे गए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद के रिगार्डिंग। अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट ऑप्शन की, तो ये एक बड़ा निकाय है जिसमें से 60 से 70 मंत्री इसके अंतर्गत होते हैं। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि एक मंत्रिमंडल के निर्णयों को कार्यान्वित करता है, यानी कि इसके जो फंक्शंस होते हैं ये डिसाइड किए जाते हैं कैबिनेट के द्वारा। इसके साथ ही ये एक गैर संवैधानिक यानी कि ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके साथ ही फिफ्थ में दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 78 में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है, यानी कि इसको डिस्क्राइब किया गया है इन डिटेल आर्टिकल 77 एंड आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो जो फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें इसी एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं, इसके जो फंक्शंस हैं डिसाइड किए जाते हैं कैबिनेट के द्वारा और इनको इंप्लीमेंट किया जाता है इनके डिसीजन को कैबिनेट के द्वारा। तो ये जो तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं वह इसके अंतर्गत करेक्ट है।
और इसमें जो मंत्री होते हैं उनको इनमें श्रेणीबद्ध किया जाता है, जिसमें कुछ कैबिनेट मंत्री होते हैं, कुछ राज्य मंत्री और कुछ उप मंत्री इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फोर्थ की, तो इसमें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बल्कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका संविधान के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही संविधान के अंतर्गत इसका जो प्रावधान किया गया है वह आर्टिकल 74 और 75 के अंतर्गत किया गया है, ना कि 77 78 के अंतर्गत। तो ये ऑप्शन भी इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है। तो फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है। इसके साथ ही अगर हम बात करें संविधान में इसके आकार और वर्गीकरण का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। इसका जो आकार है समय और जो परिस्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री द्वारा तय किया जाता है, और इसे ब्रिटेन में विकसित जो संसदीय प्रणाली है यानी कि वहां का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके आधार पर त्रिस्तरीय निकाय के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। इसके साथ ही जो लोकसभा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसमें जो तीनों स्टेटमेंट है इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए 1 2 एंड 3। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स यानी कि संसदीय प्रणाली की विशेषताओं के संबंध में। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट ऑप्शन की, तो दोहरी कार्यकारिणी यानी कि डुअल एग्जीक्यूटिव। सेकंड में कहा गया है सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोहरी सदस्यता यानी कि डुअल मेंबरशिप। इसमें निचले सदन का भिक्ता नहीं होना यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का पृथक्करण का प्रावधान इसके अंतर्गत दिया गया है। तो अगर हम बात करें इनमें संसदीय प्रणाली की विशेषताओं के बारे में, तो जो शुरू के 4 दिए गए हैं यानी कि इसमें डुअल एग्जीक्यूटिव, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, डुअल मेंबरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, तो ये संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। और इसके साथ ही जो फिफ्थ में दिया गया है शक्तियों का पृथक्करण, तो ये संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं बल्कि जो प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम होता है उसकी विशेषता होती है। और इसमें जो विशेषता होती है वह होती है फ्यूजन ऑफ पावर्स, यानी कि इसमें जो शक्तियों का सम्मिश्रण का इसके अंतर्गत विशेषता निर्धारित होती है संसदीय प्रणाली के अंतर्गत। तो इसमें जो फिफ्थ ऑप्शन है वह इनकरेक्ट है, जबकि जो चारों ऑप्शन है वह करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछे गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए न्यूनतम आयु जो इसके अंतर्गत होनी चाहिए वह 35 ईयर होनी चाहिए। इसी तरीके से उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 ईयर्स, राज्यपाल के पद के लिए 35 ईयर्स और राज्यसभा के रूप में चुनाव के लिए 35 ईयर्स इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो इसमें जो शुरू के 3 ऑप्शंस हैं ये इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, लेकिन राज्यसभा के चुनाव के लिए इसमें जो मिनिमम एज निर्धारित की गई है वह 35 ईयर नहीं बल्कि 30 ईयर इसके अंतर्गत निर्धारित की गई है। तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है। बाकी के तीनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी 1 2 एंड 3। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए इसमें जो मिनिमम एज निर्धारित की गई है वह 21 ईयर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि नगर पालिका के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए यानी कि मेंबर ऑफ द म्युनिसिपैलिटी के लिए जो इसमें एज निर्धारित है वह 18 ईयर है। इसके साथ ही किसी कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो निर्धारित की गई है वह 15 ईयर रखी गई है। इसके साथ ही मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए न्यूनतम आयु इसमें 18 ईयर इसके अंतर्गत रखी गई है। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन इसके अंतर्गत करेक्ट है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन में बात की गई है कि म्युनिसिपैलिटी के मेंबर होने के लिए उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो मिनिमम एज है वह 21 ईयर रखी गई है। इसके साथ ही मिनिमम एज लिमिट है एम्प्लॉयमेंट इन अ फैक्ट्री यानी कि किसी कारखाने में रोजगार के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह 14 ईयर रखी गई है। तो ये भी इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है। इसमें जो आंसर सही है वह है बी यानी कि केवल 1 एंड 4। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है अपना जो त्याग पत्र होता है वह राष्ट्रपति को सौंपता है, यानी कि जो उसका रेजिग्नेशन है ये इसमें प्रेसिडेंट को सौंपता है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है अपना जो त्याग पत्र होता है वह राष्ट्रपति को सौंपता है। इसके साथ ही राज्यपाल अपना जो त्याग पत्र है वह इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को सौंपता है। इसके साथ ही जो लोकसभा अध्यक्ष है वह अपना जो त्याग पत्र है वह राष्ट्रपति को इसके अंतर्गत सौंपता है, यानी कि उसका जो रेजिग्नेशन लेटर है लोकसभा स्पीकर का ये सबमिट करता है प्रेसिडेंट के समक्ष। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस की, तो जो शुरू के 3 ऑप्शंस हैं ये इसके अंतर्गत करेक्ट है, लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष है ये अपना जो इस्तीफा जो सौंपता है वह इसमें डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा को सौंपता है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी केवल 1 2 एंड 3। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे यानी कि जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे वह सुकुमार सेन थे। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कि भारत के जो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर थे इंडिया के वह वजाहत अबीहुल्ला
थे। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में दिया गया है कि भारत के जो पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि फर्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो वह थे MC शीतल बाग। इसके साथ ही भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल यानी कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वह थे गणेश वासुदेव मावलंकर। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस की, तो जो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वह थे सुकुमार सेन, भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे वह थे वजाहत हबीबुल्लाह। तो ये इस दोनों ऑप्शन इसके अंतर्गत करेक्ट हैं। लेकिन अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो जो पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे वह MC शीतलबाड़ नहीं बल्कि नितूर श्रीनिवास राव थे। इसके साथ ही जो भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल थे वह थे MC शीतलबाड़। और जो प्रथम जो लोकसभा अध्यक्ष थे यानी कि जो पहले जो लोकसभा स्पीकर थे वह थे गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये दोनों ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा A ओनली 1 and 2। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो दादर एवं नागर हवेली एवं दमन एवं दीप है उसमें से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत वह आते हैं, यानी कि किस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत उनको रखा गया है। तो उनको रखा गया है डी ऑप्शन, यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीप आते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि वर्ष 2003 में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त डोगरी भाषा विशेष रूप से जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश में इसको बोला जाता है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि वर्ष 2003 में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त जो बोडो भाषा है उसको इसके अंतर्गत विशेष रूप से आसाम तथा पश्चिम बंगाल के अंतर्गत बोला जाता है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि वर्ष 1992 में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त जो नेपाली भाषा है उसको विशेष रूप से सिक्किम एवं वेस्ट बंगाल के अंतर्गत ये बोली जाती है। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि वर्ष 1967 में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त जो सिंधी लैंग्वेज है उसको विशेष रूप से गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंतर्गत इसको बोला जाता है। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस की, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन इसके अंतर्गत करेक्ट है। लेकिन इसमें जो फोर्थ ऑप्शन में बात की गई है कि वर्ष 1967 में आधिकारिक भाषा के रूप में जो मान्यता प्राप्त हुई थी सिंधी भाषा को, इसको विशेष रूप से गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के अंतर्गत इसको बोला जाता है। तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि ईयर 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय मान्यता प्राप्त जो भाषाओं की संख्या थी वह इसके अंतर्गत 14 थी। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 सब क्लॉज 1 के अनुसार भारत की जो आधिकारिक भाषा है वह देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा है, यानी कि जो इंडिया की जो इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वह हिंदी है देवनागरी स्क्रिप्ट के अंतर्गत। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 सब क्लॉज 1 में यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी जो कार्रवाई है जब तक कि संसद कानून या अन्यथा प्रदान ना करे अंग्रेजी भाषा में ही की जाएंगी, यानी कि आर्टिकल 348 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये प्रोवाइड किया गया है कि सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट की और जो हर हाई कोर्ट की वह इसके अंतर्गत जब तक पार्लियामेंट इसमें लॉ के द्वारा इसमें अगर प्रोवाइड ना करे तब तक इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत ही कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश राज्य 2010 में संस्कृत भाषा को अपनी दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना था, यानी कि जो संस्कृत लैंग्वेज को उसने सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज निर्धारित किया था स्टेट की। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इसमें जो संस्कृत भाषा को अपनी जो दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने वाला जो भारत का पहला राज्य था वह हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि इसके अंतर्गत उत्तराखंड था, जबकि जो हिमाचल प्रदेश था वह सेकंड स्टेट था। इसलिए ये जो ऑप्शन है वह इनकरेक्ट हो जाता है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय दलों को यानी कि नेशनल पार्टीज को उनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर कालानुक्रमिक यानी कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको व्यवस्थित करना है। तो अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट की यानी कि बहुजन समाज पार्टी, तो इसका जो गठन किया गया था 14 अप्रैल 1984 को किया गया था। इसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी है इसका जो गठन किया गया था वह 6 अप्रैल 1980 को किया गया था। इसके साथ ही जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है इसका गठन किया गया था 7 नवंबर 1964 को। इसके साथ ही जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जो कि सबसे पुरानी पार्टी है इसका जो गठन किया गया था दिसंबर 1885 के अंतर्गत किया गया था।
तो अगर हम बात करें इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में तो सबसे पहले आ जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि फोर्थ, इसके बाद आ जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी कि इसके अंतर्गत थर्ड, और अगर हम बात करें इसमें सेकंड ऑप्शन की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तो ये आ जाएगा थर्ड नंबर पर, और बाद में आएगा सबसे बहुजन समाज पार्टी यानी कि 1984 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी इसके अंतर्गत। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग टेक्स द ओथ ऑफ द ऑफिस बिफोर द प्रेसिडेंट और अ पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम इन दिस बिहाफ। तो अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सेकंड में कहा गया है राज्य के मंत्रिपरिषद में मंत्री यानी कि मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, थर्ड में कहा गया है इसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री यानी कि मिनिस्टर इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और फोर्थ में कहा गया है वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उप राष्ट्रपति। तो अगर हम बात करें इसमें कैग और इसमें वाइस प्रेसिडेंट की तो ये प्रेसिडेंट या उसके द्वारा कोई पर्सन अपॉइंट किया जाता है बिहाफ ऑफ हिम, तो उसके समक्ष इनके द्वारा शपथ ली जाती है। लेकिन अगर हम बात करें राज्य के मंत्रिपरिषद में मंत्री की तो राज्यपाल के समक्ष ये शपथ लेता है, जबकि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं वे प्रेसिडेंट के समक्ष इसके अंतर्गत शपथ लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट और जो फोर्थ है इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी केवल 1 एंड 4। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि राष्ट्रगान जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अंतर्गत अपनाया गया था। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि जो नेशनल एम्बलम है उसको एडॉप्ट किया गया था। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है यानी कि जो नेशनल फ्लैग है इसका जो डिजाइन है भारत सरकार द्वारा 22 जुलाई 1947 यानी कि इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि जो राष्ट्रीय कैलेंडर है सच संवत पर जो आधारित है इसे 22 मार्च 1950 को भारत सरकार द्वारा इसको अपनाया गया था। तो अगर हम बात करें इन चारों ऑप्शंस की तो तीनों ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में जो बात की गई है कि जो राष्ट्रीय कैलेंडर है यानी कि जो नेशनल कैलेंडर है जो कि सख्त संमत पर आधारित है इसको 22 मार्च 1950 को नहीं बल्कि इसको 22 मार्च 1957 को इसको अपनाया गया था। तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1, 2 एंड 3 यानी कि सी। इसके साथ ही अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय सबसे पहले स्थापित किया गया था, यानी कि which amongst the following high court was first one to be established। अगर हम बात करें इन हाई कोर्ट्स के बारे में तो जो मणिपुर उच्च न्यायालय, मेघालय उच्च न्यायालय और जो त्रिपुरा उच्च न्यायालय है इनकी जो स्थापना की गई थी वे 2013 में की गई थी। जबकि भी जो सिक्किम उच्च न्यायालय है जो कि गैंगटॉक में स्थित है तो इसकी जो स्थापना की गई थी वे 1975 में की गई थी। और हमसे पूछा गया है कि जो सबसे पहले स्थापित किया गया था तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी सिक्किम हाई कोर्ट। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों की विधानसभाओं में 200 या 200 से अधिक सीटें इसके अंतर्गत हैं, यानी कि किस लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंतर्गत 200 या 200 से अधिक सीटें इसके अंतर्गत हैं। फर्स्ट है केरला, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एंड राजस्थान। तो अगर हम बात करें केरल में विधानसभा सीटों की संख्या की तो यहाँ पर सीटें हैं 140। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर 403 सीट्स हैं। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 224 सीट्स हैं। इसके साथ ही राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्जैक्ट 200 सीट्स हैं। तो हमसे पूछी गई है 200 या 200 से अधिक सीटों के बारे में, तो इसमें आ जाएंगे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी केवल 2, 3 एंड 4। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उन राज्यों को चयन कीजिए जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल हैं, यानी कि बाई कैमरल जो लेजिस्लेचर हैं जिन स्टेट के अंतर्गत, उन स्टेट को इसके अंतर्गत आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो अगर हम बात करें इसमें सेकंड की मध्य प्रदेश की तो यहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल यहाँ पर स्थित नहीं है। और टोटल अगर हम बात करें तो 6 स्टेट के पास यहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। अगर हम बात करें इनकी तो इसमें आंध्र प्रदेश आता है, कर्नाटक, बिहार और उत्तर प्रदेश। इसके अलावा तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंतर्गत भी द्विसदनीय विधानमंडल हैं। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 एंड 5। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे जो राज्य हैं निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत ये आते हैं।
यानी कि किस रीजनल काउंसिल के अंतर्गत ये आते हैं। तो ये जो स्टेट है ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद यानी कि ईस्टर्न रीजनल काउंसिल के अंतर्गत ये आते हैं और इसके अंतर्गत शामिल है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और इसका जो मुख्यालय है वह कोलकाता के अंतर्गत स्थित है। इसके साथ ही अगर हम बात करें उत्तर क्षेत्रीय परिषद के बारे में तो इसके अंतर्गत शामिल है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। और अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की तो न्यू दिल्ली के अंतर्गत इसका मुख्यालय है। इसके साथ ही अगर हम बात करें मध्य क्षेत्रीय परिषद यानी कि सेंट्रल रीजनल काउंसिल की तो इसके अंतर्गत शामिल है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें तो प्रयागराज के अंतर्गत इसका मुख्यालय है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद यानी कि वेस्टर्न रीजनल काउंसिल की तो इसके अंतर्गत शामिल है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर तथा नागर हवेली, दमन एवं दीप। तो और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसके साथ ही अगर हम बात करें 27 की तो इसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य किस जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये किस वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल के अंतर्गत ये स्टेट आते हैं। तो ये आते हैं नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण यानी कि नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल के अंतर्गत। अगर हम बात करें इसमें गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा आते हैं। इसके साथ ही जो रावी ब्यास जल विवाद न्यायाधिकरण है तो इसके अंतर्गत आते हैं पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण यानी कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल के अंतर्गत इसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एंड पुदुचेरी स्टेट इसके अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान सभा का निम्नलिखित में से कौन सा सत्र 1947 में ही आयोजित नहीं किया गया था। तो अगर हम बात करें इसके जो फर्स्ट सेशन जो आयोजित किया गया था वह 1946 में किया गया था। इसके साथ ही जो सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ और फिफ्थ सेशन थे ये 1947 में आयोजित किए गए थे, जबकि जो सिक्स सेशन था वह इसके अंतर्गत 1948 में आयोजित किया गया। और हमसे पूछा गया है इसमें से 1947 में कौन सा आयोजित नहीं किया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, सिक्स सेशन। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्ष 1946 में जो गठित अंतरिम सरकार थी यानी कि जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसमें से किसको शिक्षा एवं कला मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड आर्ट दिया गया था। तो अगर हम बात करें तो जो सी राजगोपालाचारी थे उनको इसके अंतर्गत पोर्टफोलियो दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड आर्ट्स का। इसके साथ ही जो अब्दुल रब निस्तर थे उनके पास पोर्टफोलियो था इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट एंड एयर का। इसके साथ ही इसमें जो आसफ अली थे उनके पास जो पोर्टफोलियो दिया गया था वह था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। और जो आई चुंदरीकर थे उनके पास इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स दिया गया था। तो जो इसमें अंतरिम सरकार के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड आर्ट था वह इसमें सी राजगोपालाचारी के पास में था। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें वर्ष 1947 में गठित जो स्वतंत्र भारत की जो पहली कैबिनेट थी उसके रिगार्डिंग आपको इसके अंतर्गत इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट में दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसमें राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले और वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि इनके पास जो डिपार्टमेंट था वह था कॉमनवेल्थ एंड फॉरेन अफेयर्स एंड साइंटिफिक रिसर्च। इसके साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके पास खाद्य एवं कृषि यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर। डॉक्टर जॉन मथाई थे उनके पास रेलवे एवं परिवहन यानी कि रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। आर के षणमुगम शेट्टी थे उनके पास वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट ऑप्शन की तो फर्स्ट ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनके पास था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय उनके पास में था, जबकि जो कॉमनवेल्थ एंड फॉरेन अफेयर्स और जो साइंटिफिक रिसर्च से संबंधित जो डिपार्टमेंट था वह जवाहरलाल नेहरू के पास में था। और इसमें हमसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें आपको बताना है स्टेट लिस्ट के विषयों के संबंध में आपको इनकरेक्ट ऑप्शन इसके अंतर्गत फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है इसमें राज्य का सार्वजनिक ऋण तथा प्रति व्यक्ति कर यानी कि स्टेट पब्लिक डेब्ट एंड पर कैपिटा टैक्स। इसके साथ ही इसमें सेकंड ऑप्शन में दिया गया है मूल नियंत्रण एवं आर्थिक एवं सामाजिक योजना यानी कि इसमें प्राइस कंट्रोल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। थर्ड में दिया गया है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता यानी कि और तथा मत्स्य पालन यानी कि पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन एंड फिशरीज। फोर्थ में दिया गया है कृषि आय पर कर और उद्योग यानी कि टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम और इंडस्ट्रीज।
तो अगर हम बात करें इसमें जो ए, सी और डी के अंतर्गत जो ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि स्टेट पब्लिक डेब्ट, पर कैपिटा टैक्स और पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन एंड फिशरीज, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम एंड इंडस्ट्रीज, तो ये स्टेट लिस्ट के पार्ट हैं। लेकिन जो बात की गई है प्राइस कंट्रोल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग की, यानी कि मूल नियंत्रण एंड आर्थिक एवं सामाजिक योजना की, तो ये स्टेट लिस्ट का नहीं बल्कि कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची का पार्ट है। तो ये इसमें हमसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित जो प्रावधान है जर्मनी के बाइमर संविधान से लिया गया है, यानी कि जो प्रोविजन है जो कि रिलेटेड है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स से संबंधित ड्यूरिंग द इमरजेंसी, तो ये बाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया गया है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से संबंधित जो प्रावधान है वह जापान के संविधान से लिया गया है। इसके साथ ही थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो समवर्ती सूची है यानी कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इससे संबंधित जो प्रोविजंस है ये रिलेटेड है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि संविधान का जो 124वां संशोधन विधेयक 2019 के संबंध में आपको इसके अंतर्गत करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल 124th अमेंडमेंट बिल 2019 के रिगार्डिंग। अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट ऑप्शन की, तो जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बिल है, इसको 9 जनवरी 2019 को भारतीय संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा द्वारा इसको पारित किया गया था। यानी कि ये जो बिल था ये पास किया गया था अपर हाउस ऑफ द राज्यसभा, और इसको 9 जनवरी 2019 को इसको पारित किया गया था। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने 12 जनवरी 2019 को इस विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में दिया गया है कि 12 जनवरी 2019 को इस विधेयक को एक गजट जारी किया गया था, जिससे ये एक कानून में बदल गया। इसके साथ ही 18 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश एक सरकारी आदेश के माध्यम से इस प्रावधान को लागू करने वाला सेकंड स्टेट बन गया था। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो इसमें जो फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड ऑप्शन है वह इसके अंतर्गत करेक्ट है, जबकि फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश इसको लागू करने वाला सेकंड स्टेट था, तो ये इसके अंतर्गत सेकंड स्टेट नहीं बल्कि थर्ड स्टेट था। फर्स्ट इसमें जो लागू किए गए थे वह गुजरात और झारखंड के अंतर्गत इसको लागू किया गया था। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है वह इनकरेक्ट है, और इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा बी 1, 2 एंड 3। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2002 का, तो उसके अंतर्गत फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया है फॉर द चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर ऑफ द एज के लिए। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में आपसे कहा गया है कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2016 का, इसमें जीएसटी यानी कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी को इसके अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके साथ ही 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई थी, यानी कि 10% रिजर्वेशन दिया गया था फॉर द ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर अपर कास्ट के लिए। तो अगर हम बात करें तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी 1, 2 एंड 3। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है रिगार्डिंग टू द फंडामेंटल राइट से संबंधित। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये नकारात्मक है क्योंकि ये राज्य को कुछ मुद्दों पर कार्रवाई करने से रोकते हैं, यानी कि ये नेगेटिव है जिसमें वे रिस्ट्रिक्ट करते हैं स्टेट को फ्रॉम द एक्टिंग द ऑन सर्टेन इश्यूज। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि ये न्याय संगत है और इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू किया जा सकता है, यानी कि अगर इनका वायलेशन किया जाता है तो इनको इन्फोर्स करवाया जा सकता है कोर्ट के माध्यम से। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि उनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था यानी कि इसके अंतर्गत डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री इसके अंतर्गत स्थापित करने का इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ ही फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये कानूनी तौर पर वैध हैं, यानी कि ये लीगली वैलिड है। इसके साथ ही फिफ्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि इन्हें लागू करने के लिए अधिनियम की इसके अंतर्गत आवश्यकता होती है, यानी कि इसके लिए लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड होता है टू इम्प्लीमेंट दीज राइट्स के लिए। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो जो फिफ्थ ऑप्शन में दिया गया है कि इन्हें लागू करने के लिए किसी एक्ट की आवश्यकता होती है, तो किसी लेजिस्लेशन की इसके लिए आवश्यकता नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली ही ये लागू होते हैं, यानी कि ये स्वतः ही लागू होते हैं, इसलिए इसके लिए किसी भी अधिनियम की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें जो फिफ्थ ऑप्शन में दिया गया है वह इनकरेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी 1, 2, 3 एंड 4।
इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है आर्टिकल 371 ए के अंतर्गत स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं इन रिलेशन टू द स्टेट ऑफ मिजोरम। इसके साथ ही 371 बी के अंतर्गत आसाम राज्य से संबंधित विशेष उपबंध दिए गए हैं। आर्टिकल 371 सी के अंतर्गत मणिपुर राज्य से संबंधित और आर्टिकल 371 एफ के अंतर्गत स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं इन रिलेशन टू द स्टेट ऑफ सिक्किम। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है 371 ए के अंतर्गत स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं मिजोरम के लिए, तो 371 ए के अंतर्गत मिजोरम के लिए नहीं बल्कि नागालैंड के लिए इसके अंतर्गत स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें मिजोरम से संबंधित जो स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, ये 371 ए के अंतर्गत नहीं बल्कि 371 जी के अंतर्गत दिए गए हैं। तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट हो जाता है। बाकी के जो तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं वे इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी 2, 3 एंड 4। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है आर्टिकल 170 विधान परिषदों की संरचना यानी कि कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इसके साथ ही आर्टिकल 176 के अंतर्गत राज्यपाल का विशेष अभिभाषण यानी कि स्पेशल एड्रेस ऑफ द गवर्नर। आर्टिकल 80 के अंतर्गत राज्यसभा की संरचना यानी कि कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा का इसके अंतर्गत प्रावधान दिया गया है। इसके साथ ही इसमें आर्टिकल 76 के अंतर्गत जो प्रोविजन रिलेटेड है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी से। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है आर्टिकल 170 के अंतर्गत विधान परिषदों की संरचना, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि आर्टिकल 170 में इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान सभाओं की संरचना के बारे में बताया गया है, जबकि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल से संबंधित जो प्रावधान है वह आर्टिकल 171 के अंतर्गत किया गया है। तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है। बाकी के जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वह इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी 2, 3 एंड 4। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा करों और कर्तव्यों को लगाने के संबंध में विभिन्न वस्तुओं का इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है, यानी कि वेरियस जो आइटम्स है रिगार्डिंग द इंपोजिशन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो कि मेंशन किए गए हैं इसके अंतर्गत 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शंस में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों की जो संख्या है वह परिसीमन आयोग यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है। इसके साथ ही ये जो डिलिमिटेशन है ये होल्ड पर रखा गया है ईयर 2026 तक। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 एम के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी को छोड़कर यहाँ पर मौजूद है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243 एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्ट इन ऑल द स्टेट एक्सेप्ट द नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड ऑल द यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट पुडुचेरी। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस की, तो जो थर्ड ऑप्शन में दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू द 243 एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इसके अंतर्गत जो पंचायती राज व्यवस्था है वह नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में ये दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत इसको लागू किया गया है। तो हमसे इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि भारतीय संविधान ने शुरू में 15 वर्षों की अवधि के लिए सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति दी थी, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसमें इनिशियली परमिट किया था यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पज फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि केंद्र के साथ साथ राज्यों के जो वित्तीय खातों की जो जांच का जो कार्य है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि राज्य सरकार पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 साल में एक वित्त आयोग का इसके अंतर्गत गठन करती है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है एक फाइनेंस कमीशन इसके अंतर्गत हर 5 साल में रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत इनके द्वारा गठित किया जाता है। तो अगर हम बात करें इन तीनों ऑप्शंस की, तो तीनों ही ऑप्शन इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी 1, 2 एंड 3। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के अनुच्छेद 39 घ के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ये पार्ट है, यानी कि जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है ये पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज यानी कि डीपीएसपीज अंडर द आर्टिकल 39 डी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट है। इसके साथ ही सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा सजेस्ट किया गया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको डिसॉल्व कर दिया जाना चाहिए एज अ पॉलिटिकल पार्टी के रूप में। इसके साथ ही थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि 26 जनवरी को भारतीय संविधान
संविधान लागू करने का जो निर्णय लिया गया, क्योंकि इस दिन 1929 में कांग्रेस ने इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया था, यानी कि उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया था इन 1929 में। इस कारण से ही 26 जनवरी को इसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए चुना गया। तो अगर हम बात करें इन स्टेटमेंट्स के बारे में, तो जो थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया है कि 1929 में सेलिब्रेट किया गया था इंडिपेंडेंस डे के रूप में, तो ये 1929 में नहीं बल्कि 1930 में सेलिब्रेट किया गया था। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है, बाकी के जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं वह इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, 1 एंड 2 आर करेक्ट। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि भारत का संविधान, इसमें जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1992 का, भारत में स्थानीय स्वशासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये माना जाता है। यानी कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1992 का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कंसिडर किया जाता है एज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। इसके साथ ही सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार, यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट जो है, उसे वर्ष 1986 में संसद के द्वारा इसको पारित किया गया था। इसके साथ ही 24 अगस्त 1946 को पहली जो अंतरिम जो राष्ट्रीय सरकार थी उसकी इसके अंतर्गत घोषणा की गई थी। इसके साथ ही इसमें जो दवाओं में मिलावट भारतीय दंड संहिता 1860 की जो धारा है 274, उसके अंतर्गत इसको इसके अंतर्गत पनिशेबल बनाया गया है। यानी कि जो एडल्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन होता है वह पनिशेबल है सेक्शन 274 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860 के अंतर्गत। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है कि भारत में जो पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट जो है ये पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा 1986 में नहीं बल्कि 1996 में इसको पारित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट इसके अंतर्गत रॉन्ग है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि हमारे देश के जो पहले लोकपाल थे वे थे न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, यानी कि जो जज थे पीसी घोष, वह इसके फर्स्ट लोकपाल थे। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि राज्य स्तर पर जो लोक आयोग की जो नियुक्ति है उसकी जो पहली अनुशंसा की गई थी वह प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा की गई थी। यानी कि जो फर्स्ट रिकमेंड किया गया था इसमें जो अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक कमिश्नर एट द स्टेट लेवल, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के द्वारा किया गया था। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि जो ओम्बुड्समैन है भारतीय का जो प्रतिमान है वह इसके अंतर्गत लोकपाल है। इसके साथ ही इसके अंतर्गत जो प्रशासनिक सुधार आयोग है यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, जिसने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त के निर्माण की सिफारिश की थी और जिसके अध्यक्ष इसके अंतर्गत गुलजारी लाल नंदा थे। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जो फर्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था उसके चेयरमैन थे गुलजारी लाल नंदा, तो उसके चेयरमैन गुलजारी लाल नंदा नहीं बल्कि मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने रिकमेंड किया था क्रिएशन ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसमें हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। यानी कि अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 प्रोविजन वाज मेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक एकाधिकार यानी कि उनकी जो ट्रेड मोनोपोली थी इंडिया के साथ में उसको एंड कर दिया। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि ब्रिटिश संसद के चार्टर एक्ट 1813 ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। यानी कि उसने एंड कर दिया था जो भी कंपनी की मोनोपोली थी ट्रेड इन इंडिया के साथ में, तो उसको एक तरीके से एंड कर दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो अगर हम बात करें तीनों ऑप्शंस की, तो तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नन ऑफ दीस, क्योंकि इसमें हमको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना दिया गया था। यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंतर्गत उसमें पॉसिबल कर दिया गया कि इंडिया इसके अंतर्गत कुछ पार्ट ले सके इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति इसके अंतर्गत मिल गई। यानी कि इस पर जो बजट होता था उस पर वे डिबेट कर सकते थे। तो अगर हम बात करें इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 यानी कि सी ऑप्शन।
इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान है मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के माध्यम से किया गया, यानी कि जो प्रोविजन था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश इंडिया, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट 1909 के माध्यम से ये प्रोविजन किया गया था। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, यानी कि सेंटर में जो डायरकी की जो स्थापना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से की गई थी। तो अगर हम बात करें ये दोनों ही ऑप्शन इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की जो शुरुआत है भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से हुई थी, यानी कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी ब्रिटिश इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के माध्यम से इंट्रोड्यूस की गई थी। इसके साथ ही 1919 के जो भारत सरकार अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में विधायिका को द्विसदनीय इसके अंतर्गत बनाया गया था, यानी कि जो बाइकैमरल जो लेजिस्लेचर का जो प्रावधान है इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के माध्यम से किया गया था। इसके साथ ही भारत सरकार अधिनियम 1919 में विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया था, यानी कि जो वुमेन के लिए जो रिजर्वेशन है लेजिस्लेचर में वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के माध्यम से लाया गया था। तो अगर हम बात करें इन तीनों ऑप्शन की, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन इसके अंतर्गत करेक्ट है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से विधायिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लाया गया था, तो ये 1935 के अधिनियम के माध्यम से लाया गया था, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया था लेजिस्लेचर में वुमेन के लिए। तो ये स्टेटमेंट इसके अंतर्गत रॉन्ग है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा केवल 1 और 2। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया जो कि भारत में आयोजित की जानी थी, यानी कि जो इसके अंतर्गत सिविल सर्विस के लिए सेपरेट एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाना था जो कि इंडिया में किया जाना था। इसके साथ ही भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधानमंडल का जो अंतिम चुनाव वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था, यानी कि जो लास्ट इलेक्शन था इंडियन लेजिस्लेचर का अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत जो कि 1945 में किया गया था। इसके साथ ही राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत दी गई है। तो अगर हम बात करें तीनों ऑप्शन की, तो तीनों ही ऑप्शन इसके अंतर्गत करेक्ट है और हमें इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें भी आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत है यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी है इसको भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया और राज्यों में दोहरा शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में दोहरा शासन इसके अंतर्गत लागू किया गया, यानी कि जो पावर्स थी डिवाइड की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत सेंटर और स्टेट के बीच में, और इसमें जो स्टेट में जो डुअल रूल था उसको इसके अंतर्गत एबॉलिश कर दिया गया और जो डुअल रूल को इंप्लीमेंट कर दिया गया सेंटर के अंतर्गत। इसके साथ ही भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया था, यानी कि जो ऑल इंडिया फेडरेशन का जो प्रावधान था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत किया गया। तो अगर हम बात करें तीनों ही ऑप्शन इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसमें पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में इसको लागू कर दिया गया था, यानी कि जो डायरेक्टरी सिस्टम प्रोविंस के सिस्टम पर थी उसको वहां से हटाकर उस लेवल से हटाकर इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था सेंटर लेवल पर। तो ऐसा जो प्रावधान किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से किया गया था। तो इनमें तीनों में से कोई भी इसके अंतर्गत ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था का इसके अंतर्गत प्रावधान किया, यानी कि इसके अंतर्गत जो प्रोवाइड किया गया फेडरल गवर्नेंस इन इंडिया। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित जो संघ में अवशेष जो शक्तियां हैं यानी कि जो रेसिड्यूरी पावर्स हैं वे गवर्नर जनरल को इसके अंतर्गत दे दी गई थी। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत माना जाता है, यानी कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 उसको कंसीडर किया जाता है मेन सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में। इसके साथ ही भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, यानी कि जो बर्मा था उसको सेपरेट कर दिया गया था इंडिया से बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस की, तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय शासन व्यवस्था इसके अंतर्गत प्रदान
की गई थी, ना कि 1919 के एक्ट के द्वारा। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसके साथ ही जो सेकंड स्टेटमेंट है जिसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित जो संघ में जो रेसिड्यूरी पावर थी वह गवर्नर जनरल को दी गई थी, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ ही सी में जो बात की गई है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 मेन सोर्स है हमारे संविधान का, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, तो वह मेन सोर्स है हमारे संविधान का, तो ये स्टेटमेंट भी इसके अंतर्गत रॉन्ग है। इसके साथ ही जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसके माध्यम से बर्मा को भारत से सेपरेट किया गया था, तो ये स्टेटमेंट भी इसके अंतर्गत रॉन्ग है। इसलिए इसमें हमसे पूछा गया है करेक्ट ऑप्शन, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि भारत के लिए संविधान सभा का जो विचार था पहली बार 1934 में एमएन रॉय द्वारा सामने रखा गया था, यानी कि जो आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था इंडिया में फर्स्ट टाइम इसको फॉरवर्ड किया गया था एमएन रॉय के द्वारा इन 1934 में। इसके साथ ही क्रिप्स मिशन ने यह विचार दिया था कि एक निर्वाचित संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने का प्रस्ताव देना चाहिए, यानी कि क्रिप्स मिशन के द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि जो इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो प्रपोज करेगी और फ्रेम करेगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। इसके साथ ही कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का इसके अंतर्गत गठन किया गया था। तो अगर हम बात करें तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें भी आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि जो प्रथम अंतरिम जो राष्ट्रीय सरकार की जो घोषणा थी 24 अगस्त 1946 को की गई थी, यानी कि जो फर्स्ट इंटरिम जो नेशनल गवर्नमेंट थी अनाउंस की गई थी 24 अगस्त 1946 को। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि 1946 में बनी जो अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के जो उपसभापति थे वह जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि जो डेप्यूटी चेयरमैन थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वह जेएल नेहरू थे। इसके साथ ही संविधान सभा में जो सदस्यों का जो चुनाव था प्रांतीय सभाओं द्वारा किया जाता था, यानी कि जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंतर्गत इनको इलेक्ट किया जाता था बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज के थ्रू, और जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता की गई थी वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस की, तो इसमें जो फर्स्ट 3 ऑप्शन है वह इसके अंतर्गत करेक्ट है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में जो बात की गई है कि प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नहीं बल्कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी, तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत करेक्ट है और हमसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया और अधिनियमित किया गया था, यानी कि इसको एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि जो बीआर अंबेडकर थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की उन्होंने बात की थी, यानी कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा में पोस्टपोन करने की बात की गई थी एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉर द 15 ईयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंतर्गत। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो फर्स्ट 2 ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन में बात की गई है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए पोस्टपोन करने की बात की गई थी, तो ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नहीं बल्कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा कहा गया था, तो यह ऑप्शन इसके लिए इनकरेक्ट है। और अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ए ओनली 1 एंड 2। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, यानी कि दिसंबर 1953 में एक 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया और इसको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी, यानी कि इसके अंतर्गत 15 वुमेन मेंबर थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंतर्गत। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि आमतौर पर जो नवनिर्वाचित लोकसभा के सबसे जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर के लिए चुना जाता है। तो अगर हम बात करें ये तीनों ही स्टेटमेंट इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि जो आर्टिकल 170 सब क्लॉज 2 के अनुसार किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या है उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 170 सब क्लॉज 2 जो नंबर ऑफ मेंबर होते हैं स्टेट असेंबली के, ये डिपेंड करते हैं पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट पर। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि जो सदन तथा राज्यपाल के बीच जो विधानसभा का अध्यक्ष है वही संपर्क स्थापित करता है, यानी कि जो विधानसभा का स्पीकर होता है असेंबली के अंतर्गत जो कि स्टैब्लिश करता है कॉन्टैक्ट बिटवीन द हाउस एंड गवर्नर के बीच में।
इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि जो दिल्ली, लक्षद्वीप, जम्मू एंड कश्मीर ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभाएं हैं, यानी कि यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। इसके साथ ही फोर्थ में कहा गया है कि आर्टिकल 166 के अनुसार संसद को विधान परिषद की जो स्थापना और उसकी समाप्ति का अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया है, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनको स्टैब्लिश करना या उनको एबोलिश करने का अधिकार आर्टिकल 166 के अंतर्गत दिया गया है। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शन की, तो जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन इसके अंतर्गत करेक्ट है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन में बात की गई है कि जो दिल्ली, जम्मू, लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ऐसे यूटीज हैं जहां विधानसभाएं हैं, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसमें जो लक्षद्वीप के अंतर्गत किसी भी तरीके की विधानसभा नहीं है। इसके साथ ही जो फोर्थ ऑप्शन में बात की गई है कि आर्टिकल 166 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 166 के अंतर्गत नहीं बल्कि आर्टिकल 169 के अंतर्गत इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उसके इसमें एस्टैब्लिश और उसको एबोलिश करने का प्रावधान किया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी इसके अंतर्गत रॉन्ग है, इसमें 1 और 2 करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ए, ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि संविधान सभा की जो कार्रवाई है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत जो उद्देश्य प्रस्ताव है उससे प्रारंभ हुई थी, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, तो उसी से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प पारित किया गया, बाद में उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना में बदल दिया गया, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था उसको यूनानिमसली पास किया गया जनवरी 22, 1947 को, और बाद में उसको प्रीएम्बल के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्थापित कर दिया गया। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि 22 जुलाई 1947 को एक प्रस्ताव के द्वारा इसमें संविधान के स्वरूप एवं संरचना पर विचार विमर्श एवं निर्णय लेने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था, यानी कि एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी जिसके अंतर्गत जो रिजोल्यूशन है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अंबेडकर, जिसके माध्यम से डिस्कस और डिसाइड किया जाएगा उसमें फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसके लिए एक ड्राफ्ट कमेटी इसके अंतर्गत बनाई गई थी। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शंस हैं इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन में दिया गया है कि 22 जुलाई 1947 को, तो ये 22 जुलाई 1947 को नहीं बल्कि 22 अगस्त 1947 को इसके अंतर्गत एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में। सॉरी, ये 22 अगस्त नहीं बल्कि 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्ट कमेटी तैयार की गई थी। तो ये स्टेटमेंट इसके अंतर्गत रॉन्ग है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इसमें डी, केवल 1 और 2 सही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है, जो कि मेजर कमेटी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उससे संबंधित इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है संघ शक्ति समिति यानी कि यूनियन पावर कमेटी, जिसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर BR अंबेडकर ने। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है संघीय संविधान समिति यानी कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है प्रांतीय संविधान समिति यानी कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने। इसके साथ ही इसमें फोर्थ में कहा गया है संचालन समिति यानी कि स्टीयरिंग कमेटी, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो जो फर्स्ट कमेटी दी गई है संघ शक्ति समिति यानी कि यूनियन पावर कमेटी, तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर BR अंबेडकर के द्वारा नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है। बाकी के जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वह इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 2, 3 एंड 4। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि अमेंड किए जा सकते हैं ओनली बाय द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट के माध्यम से, यानी कि इनमें से कौन से प्रावधान ऐसे हैं जो कि संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति द्वारा ही संशोधित किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट में दिया गया है राष्ट्रपति का चुनाव या उसकी रीति यानी कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार यानी कि एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। इसके साथ ही फोर्थ में कहा गया है वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के जो प्रावधान है वह भी स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट के माध्यम से इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आपको इसके अंतर्गत बताना है कि कौन कौन से प्रावधान इसके अंतर्गत शामिल है। तो अगर हम बात करें, ये जो चारों ही प्रावधान ऐसे हैं जो कि इसके अंतर्गत विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से इनको संशोधित किया जा सकता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है इसके अंतर्गत करेक्ट है, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि भारतीय संविधान का जो भाग 8 है उसमें अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधानों की चर्चा दी गई है, यानी कि इसके अंतर्गत जो पार्ट 8 के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक इसके अंतर्गत प्रोविजंस दिए गए हैं। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि भारतीय संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायतों से संबंधित प्रावधान इसके अंतर्गत
अंतर्गत दिए गए हैं, यानी कि पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि भारतीय संविधान का जो भाग 10 है उसमें आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक नगर पालिकाओं यानी कि म्युनिसिपैलिटी से संबंधित इसके अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन इसके अंतर्गत करेक्ट है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन में बात की गई है कि इसमें पार्ट 10 के अंतर्गत बात की गई है इसमें नगर पालिकाओं यानी कि म्युनिसिपैलिटी की, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसका जो आंसर है वह है इसमें पार्ट 9A के अंतर्गत म्युनिसिपैलिटी से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे कहा गया है कि जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे वे भारतीय संविधान के सुलेखक यानी कि कैलीग्राफर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके साथ ही सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा इसके अंतर्गत दिया गया था, यानी कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 से, जिसे 1993 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके साथ ही थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो मूल संविधान के अंतर्गत जो हिंदी संस्करण का जो सुलेखन है वह एसएन मुखर्जी के द्वारा किया गया था, यानी कि जो कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वह एसएन मुखर्जी के माध्यम से की गई थी। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो फर्स्ट 2 ऑप्शन इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन में बात की गई है कि जो हिंदी वर्जन ऑफ द कैलीग्राफी है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की वह एसएन मुखर्जी के द्वारा नहीं बल्कि इसका जो सुलेखन किया गया था बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया था। तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है और इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह होगा डी, ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में आपसे कहा गया है कि इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस वर्ष 1971 में जो हुआ वह लोकसभा चुनाव से संबंधित है, यानी कि ये जो केस रिलेटेड है लोकसभा इलेक्शन से। इसके साथ ही इंदिरा गांधी निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली था जिसमें चुनाव जीतने के लिए अवैध सरकारी मशीनरी का उपयोग किया गया था, यानी कि इलीगल जो गवर्नमेंट मशीनरी मिसयूज की गई थी टू विन द इलेक्शन के लिए, तो इसके कारण से ये केस हुआ था। इसके साथ ही वर्ष 1979 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी के पक्ष में आए चुनावी नतीजे को रद्द कर दिया और उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है इसका जो फैसला आया था वर्ष 1975 में आया था इलाहाबाद हाईकोर्ट का, जिसके अंतर्गत उनके पक्ष में जो निर्णय आया था उसको इसके अंतर्गत रद्द कर दिया गया था और 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने को इसके अंतर्गत बार कर दिया गया था। तो अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन इसके अंतर्गत करेक्ट है, लेकिन थर्ड ऑप्शन इसके अंतर्गत करेक्ट नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ए, ओनली 1 एंड 2। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे कहा गया है कि जो दल बदल विरोधी जो कानून है उसमें 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, यानी कि जो 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित, इसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 248 वह भारतीय संसद और राज्य विधानमंडल के बीच कराधान सहित विधायी शक्तियों को वितरित करता है, यानी कि जो आर्टिकल 248 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है लेजिस्लेटिव पावर इंक्लूडिंग द टैक्सेशन बिटवीन द इंडियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में। इसके साथ ही थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए भारत के संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची द्वारा विशेष प्रावधान इसके अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं, यानी कि जो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि 5th एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि प्रोटेक्ट करते हैं इंटरेस्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो जो फर्स्ट और जो थर्ड ऑप्शन है इसके अंतर्गत करेक्ट है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन में बात की गई है कि संविधान के आर्टिकल 248, तो संविधान के आर्टिकल 246 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है कि भारतीय संसद और राज्य विधानमंडल के बीच जो कराधान सहित जो विधायी शक्तियों का जो वितरण है वह इसके अंतर्गत होता है, ना कि आर्टिकल 248 के अंतर्गत। तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है, 1 एंड 3 इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी, 1 एंड 3 आर करेक्ट। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1976 का, तो इसके माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को शामिल किया गया है, यानी कि जो सोशलिस्ट, सेकुलर और जो इंटीग्रिटी जो वर्ड है इंक्लूड किए गए हैं हमारे प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। इसके साथ ही उल्फा नामक जो उग्रवादी संगठन है वह मेघालय राज्य से संबंधित है।
अगर हम बात करें स्टेटमेंट के बारे में तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है इसके अंतर्गत करेक्ट है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो उल्फा नामक जो इसमें उग्रवादी संगठन है मेघालय राज्य से है, तो ये आसाम स्टेट से संबंधित है, ना कि मेघालय राज्य से। और जो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, और इस संगठन का जो उद्देश्य है कि सैन्य संघर्ष के माध्यम से संप्रभु समाजवादी असम की स्थापना करना, और इसकी जो स्थापना है 1979 में परेश बरुआ और अन्य लोगों के द्वारा की गई थी। तो ये आसाम से संबंधित है। अगर हम बात करें तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वह करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ए ओनली 1। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि जो केसी बेहर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को इसमें लक्ष्यों और आकांक्षाओं का इसको घोषणा पत्र कहा, यानी कि इसको मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशन कहा। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि जो आइवर जेनिंग्स हैं भारत की संसदीय प्रणाली के कैबिनेट सिस्टम की इसको संज्ञा दी गई है, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत इसको कैबिनेट सिस्टम कहा गया है। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि जो टीटी कृष्णाचारी हैं उन्होंने भारत के आपातकालीन प्रावधानों को संवैधानिक तानाशाही इसके अंतर्गत माना है, यानी कि जो इसके अंतर्गत जो इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप कहा। और फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि भारतीय संविधान के भाग 4 को भारत का मैग्ना कार्टा यानी कि इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन में जो बात की गई है कि भारतीय संविधान के भाग 4 को, तो इसके अंतर्गत भाग 3 को जिसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है, इसलिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वह होगा सी 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे कहा गया है कि सर अर्नेस्ट जो बार्कर हैं वे भारतीय संविधान को अर्ध संघीय इन्होंने कहा है, यानी कि जो भारत का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्वासी फेडरल इनके द्वारा कहा गया है। इसके साथ ही जो WH मॉरिस जोन्स हैं उन्होंने भारतीय संविधान को इसमें बार्गेनिक फेडरलिज्म यानी कि इनके द्वारा इसको एक तरीके से बार्गेनिक संघवाद के रूप में इनके द्वारा वर्णित किया गया है। इसके साथ ही जो ग्रेनविल जो ऑस्टिन है भारतीय संविधान को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के रूप में इन्होंने कहा। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो जो फर्स्ट ऑप्शन में जो बात की गई है कि सर अर्नेस्ट बेकर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा है, तो ये सर अर्नेस्ट बेकर के द्वारा नहीं बल्कि केसी बेयर के द्वारा ये कहा गया है। तो ये स्टेटमेंट इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है। बाकी के 2 ऑप्शन इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी केवल 2 और 3। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे कहा गया है कि जो संपत्ति के अधिकार को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची के से हटा दिया गया है, यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1976 के माध्यम से। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि जो संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 7 में जो अनुच्छेद 300 का है उसके तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है, यानी कि इसको लीगल राइट बना दिया गया है अंडर द आर्टिकल 300A के अंतर्गत। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि आर्टिकल 20 और जो आर्टिकल 21 को छोड़कर राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 359 के तहत अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की इसके अंतर्गत शक्ति प्राप्त है, यानी कि एक्सेप्ट टू द आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वह सस्पेंड कर सकता है अदर फंडामेंटल राइट्स को अंडर द आर्टिकल 359। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है ये इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को इसके अंतर्गत 1976 का जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके माध्यम से इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसको लीगल राइट बना दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट इसके अंतर्गत रॉन्ग है। इसके अलावा अदर जो उसमें दिए गए हैं वह इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी 2 एंड 3 आर करेक्ट। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि जो प्राकलन समिति है यानी कि जो एस्टिमेट कमेटी है इसके जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर होते हैं वह 30 होते हैं। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि जो प्राकलन समिति के जो सदस्यों का निर्वाचन है वह लोकसभा के द्वारा किया जाता है। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि जो लोक लेखा समिति यानी कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके अंतर्गत जो टोटल नंबर होते हैं वह इसके अंतर्गत 22 होते हैं। फोर्थ में कहा गया है कि जो प्राकलन समिति है उसके सदस्यों का जो निर्वाचन है वह राज्यसभा द्वारा किया जाता है। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो इसके अंतर्गत जो फर्स्ट जो 3 ऑप्शंस है इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन में बात की गई है कि जो एस्टिमेट कमेटी है ये इलेक्ट किया जाता है राज्यसभा से, तो ये राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा के मेंबर्स भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, यानी कि इसका जो निर्वाचन है लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से किया जाता है। तो इसमें जो 1, 2, 3 ऑप्शन इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी ओनली 1, 2 एंड 3।
इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे कहा गया है कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, 12 अक्टूबर 2005 से इसको लागू किया गया था, यानी कि ये फोर्स में आया था 12 अक्टूबर 2005 से। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो अधिनियम है 2010 के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया था, यानी कि जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कंट्री में बाय द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के माध्यम से। इसके साथ ही जो खाद्य मिलावट जो निवारण अधिनियम है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन जो एक्ट है, इसको फर्स्ट इंप्लीमेंट किया गया था इन द ईयर ऑफ 1954 में। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि भारत में अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति जो अत्याचारण अधिनियम है 1989 का, उसको 30 जनवरी 1990 से इसको लागू किया गया था, यानी कि इसके अंतर्गत स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज जो एक्ट है 1989 का, इसको फोर्स में लाया गया था 30 जनवरी 1990 से। तो अगर हम बात करें तो चारों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी 1, 2, 3 एंड 4। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे कहा गया है कि जो आकस्मिकता निधि है, यानी कि जो कंटेंजेंसी फंड है, इसको पूरी तरीके से संसद के नियंत्रण में यह होती है और इससे पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक होती है, यानी कि जो कंटेंजेंसी फंड होता है ये कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट होती है और इसमें जो पार्लियामेंट का जो अप्रूवल है रिक्वायर होता है विड्रॉ मनी फ्रॉम 8। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि आर्टिकल 89 सब क्लॉज 1 के अनुसार राज्यसभा का जो प्रदेश सभापति होता है, यानी कि राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, वह इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होता है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि आर्टिकल 54 सब क्लॉज का के अनुसार इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे इसमें इलेक्टोरल कोलाज के अंतर्गत शामिल होते हैं, ना कि इसके मनोनीत सदस्य, यानी कि जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के अंतर्गत जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के, तो वे इसके इलेक्टोरल कोलाज के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि आर्टिकल 66 सब क्लॉज 1 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत दोनों हाउसेस के पार्लियामेंट के पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। इसमें अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि जो कंटेंजेंसी फंड है, इससे जो पैसा निकालने के लिए इसमें संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग है, क्योंकि जो कंटेंजेंसी फंड होता है ये प्रेसिडेंट के इसमें हैंड ओवर में होता है, यानी कि उसके पूरे नियंत्रण में होता है और इससे पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। और इसका जो प्रावधान किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आर्टिकल 267 के अंतर्गत किया गया है। तो ये स्टेटमेंट इसके अंतर्गत रॉन्ग है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे कहा गया है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 268 सब क्लॉज 1 है वह संचित निधि का इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है, यानी कि आर्टिकल 268 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 248 संसद की जो अवशिष्ट विधायी शक्ति है, यानी कि जो संसद की जो रेजिडुअली लेजिस्लेटिव पावर है पार्लियामेंट की, वह इसके अंतर्गत निर्धारित की गई है। इसके साथ ही सी में कहा गया है कि साधारण विधेयक और जो वित्तीय विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, यानी कि जो ज्वाइंट सिटिंग है दोनों की बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की, ये ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल से संबंधित इसके संदर्भ में हो सकती है। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाले जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसमें केंद्र सरकार का उसको बजट कहा जाता है, यानी कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है इसको जो बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में जो रखा जाता है इसको बजट कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो जो फर्स्ट ऑप्शन में जो बात की गई है आर्टिकल 266 के अंतर्गत कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात की गई है। इसमें जो आर्टिकल 266 सब क्लॉज 1 है तो वह भारत की संचित निधि इसके अंतर्गत निर्धारित की जाती है। तो यह ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 331 में राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में नामांकित करने का प्रावधान है, यानी कि आर्टिकल 331 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ये प्रोवाइड करता है फॉर द नॉमिनेशन ऑफ 2 एंग्लो इंडियंस बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा। इसके साथ ही सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो एंग्लो इंडियन जो शब्द है पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से जोड़ा गया था, यानी कि जो टर्म है एंग्लो इंडियंस जो कि फर्स्ट ऐड किया गया था थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि 2019 के जो 126वां संशोधन अधिनियम है इसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं के लिए जो एंग्लो इंडियन के जो नामांकन का जो प्रावधान है वह इसके अंतर्गत समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो प्रोविजन था इसमें नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस फॉर द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंतर्गत, तो इसको एबॉलिश कर दिया गया।
तो अगर हम बात करें तो ये तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर है वह हो जाएगा सी 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है करेक्ट ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे कहा गया है कि राज्य का जो महाधिवक्ता है यानी कि जो एडवोकेट जनरल है स्टेट का, उसमें कानूनी मामलों में राज्य सरकार को सलाह देने के लिए वह अधिकृत होता है, यानी कि वह ऑथराइज होता है एडवाइस टू द स्टेट गवर्नमेंट इन लीगल मैटर्स। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि जो राज्य का महाधिवक्ता है सरकार का जो कानूनी सलाहकार वह होता है, यानी कि जो एडवोकेट जनरल होता है वह लीगल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट का। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है भारतीय संविधान द्वारा सृजित किया गया था, यानी कि इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इसको सृजित किया गया है। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि आर्टिकल 89 सब क्लॉज 2 खा के अनुसार लोकसभा को उसका जो कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग किया जा सकता है, यानी कि जो लोकसभा है इसको डिसॉल्व किया जा सकता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो इसमें जो फर्स्ट 3 ऑप्शंस दिए गए हैं वह इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन में बात की गई है कि आर्टिकल 89 2 और बी के अंतर्गत जो लोकसभा डिसॉल्व की जा सकती है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म, तो ये जो प्रावधान किया गया है वह 85 सब क्लॉज 2 बी के अंतर्गत किया गया है, न कि 89 सब क्लॉज 2 बी के अंतर्गत। और ऐसा तब किया जाता है जब इसमें प्रधानमंत्री यानी कि मंत्रिपरिषद की जो सिफारिश होती है राष्ट्रपति को कि लोकसभा भंग कर दी जाए, तो इस तरीके की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वह इनकरेक्ट है, बाकी के 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी ओनली 1, 2 एंड 3। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे कहा गया है कि आपातकाल की स्थिति में जो संसद का जो कार्यकाल है एक बार में 6 महीने तक इसको बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इसको वन टाइम के अंतर्गत 6 मंथ इसमें एट अ टाइम बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले किसी भी समय लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है, यानी कि प्रेसिडेंट इसको जो उसको राइट होता है कि डिसॉल्व कर सके लोकसभा को एट एनी टाइम बिफोर द 5 इयर्स। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि आर्टिकल 82 के अनुसार राज्यों के बीच जो लोकसभा सीटों का जो आवंटन है 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि 61st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अधिनियम है 1989, तो इसमें जो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो जो फर्स्ट ऑप्शन में बात की गई है कि इमरजेंसी की स्थिति में जो टर्म ऑफ द पार्लियामेंट है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 6 मंथ एट अ टाइम, तो इसको 6 मंथ नहीं बल्कि 1 ईयर एट अ टाइम इसको इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये इसके अंतर्गत इनकरेक्ट ऑप्शन है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें बात की गई है, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि जो राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है 250 निर्धारित की गई है, इनमें से 238 जो सदस्य हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि जो 12 सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा है इसमें फिक्स्ड होते हैं 250, जिसमें से 238 जो मेंबर्स होते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट के, और जो यूनियन टेरिटरी से इसमें 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। इसके साथ ही सेकंड में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जो राज्यसभा के लिए सीटों का जो आवंटन का जो वर्णन है संविधान की 4th शेड्यूल के अंतर्गत किया गया है, यानी कि जो हमारी 4th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके अंतर्गत एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर राज्यसभा इसके अंतर्गत दिया गया है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष इसमें सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि जो 1/3 ऑफ द मेंबर है राज्यसभा के ये रिटायर हो जाते हैं एवरी सेकंड ईयर। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 5 वर्षों का होता है, यानी कि जो टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा है ये 5 ईयर तक का होता है। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो इसमें जो फर्स्ट 3 जो ऑप्शंस हैं इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, जबकि फोर्थ ऑप्शन में जो बात की गई है कि राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का, तो ये 6 वर्षों का कार्यकाल इसके अंतर्गत होता है। तो ये इसके अंतर्गत ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी के 3 ऑप्शन इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 एंड 3। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि जो आर्टिकल 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति तथा 2 सदन यानी कि राज्यसभा तथा लोकसभा इसके अंतर्गत होगा। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 तक जो संसद के गठन, उसकी संरचना, उसकी अवधि, अधिकारी, प्रक्रिया और जो विशेष अधिकार और शक्ति का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है, यानी कि जो 5th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत फ्रॉम द आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक जो फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स और जो प्रिविलेजेस हैं और जो पावर ऑफ द पार्लियामेंट है इसके अंतर्गत डिस्क्राइब की गई है। इसके साथ ही आर्टिकल 162 सब क्लॉज 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्ति को महाधिवक्ता इसके अंतर्गत नियुक्त कर सकता है, यानी कि जो एडवोकेट जनरल है उसकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि आर्टिकल 148 सब क्लॉज 1 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति
द्वारा की जाएगी, यानी कि इसके अंतर्गत एक कैग होगा जिसकी जो नियुक्ति अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है कि आर्टिकल 162 सब क्लॉज 1 के अनुसार, तो इसमें आर्टिकल 165 सब क्लॉज 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य जो व्यक्ति होगा उसको महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल उसको नियुक्त करेगा। तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि आर्टिकल 32, जिसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई है। इसके साथ ही सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी, और इसमें 19 से 22 तक इसके अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, इसमें आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक इसके अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का प्रावधान जो है वह आर्टिकल 31 के अंतर्गत किया गया है, यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स का। इसके साथ ही अगर हम बात करें इन ऑप्शंस की, तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है जिसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई है, तो आर्टिकल 32 में ही इसका प्रावधान किया गया है, तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत करेक्ट है। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की, तो समानता का अधिकार की इसमें जो बात की गई है, तो समानता का अधिकार का जो प्रावधान किया गया है वह 14 से 18 तक किया गया है, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसके साथ ही जो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है यानी कि राइट अगेंस्ट जो एक्सप्लॉयटेशन है, तो इसका जो प्रावधान किया गया है 23 से 24 तक किया गया है। इसके साथ ही कल्चरल और जो एजुकेशनल राइट से संबंधित जो प्रावधान है वह इसके अंतर्गत 29-30 के अंतर्गत किए गए हैं, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसमें हमसे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे कहा गया है कि जो सिंधी भाषा को 2011 के 96वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, यानी कि जो सिंधी लैंग्वेज है इसको ऐड किया गया था 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 टू द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। इसके साथ ही बोडो, डोंगरी, मैथिली और जो संताली भाषाओं को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि जो कोंकणी, मणिपुरी और जो नेपाली भाषाएं हैं 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम के द्वारा यानी कि 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो जो सिंधी भाषा है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 के माध्यम से हमारे संविधान में शामिल किया गया था, जबकि 2011 का जो 96वां संशोधन अधिनियम था उसमें उड़िया भाषा को ओडिया के रूप में इसके अंतर्गत रीनेम किया गया था। तो ये इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो ऑप्शन है इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि 1976 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर एक समिति का गठन इसके अंतर्गत किया गया था। यानी कि आपको यह बताना है कि आ कमेटी ऑन द कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जो कि फॉर्म की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द होम एमंग द फॉलोइंग इन 1976 के अंतर्गत। तो इसमें जो श्रीमती दया चौबे थी तो उनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। इसके साथ ही अगर हम बात करें सीएम कोरिया की अध्यक्षता में, जो कि शहरीकरण पर एक राष्ट्रीय आयोग का गठन इनकी अध्यक्षता में किया गया था। इसके साथ ही जो जी रामचंद्रन है इनकी अध्यक्षता में पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों पर एक समिति का गठन किया गया। इसके साथ ही के संथानन की अध्यक्षता में पंचायती राज चुनावों पर एक समिति का गठन इसके अंतर्गत किया गया था। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, श्रीमती दया चौबे। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें कुछ स्टैट्यूटरी बॉडी दी गई है, इन वैधानिक निकायों को इनके अंतर्गत आपको चुनना है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, सेकंड में दिया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, थर्ड में दिया गया है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, और फोर्थ में दिया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो अगर हम बात करें इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि जो अदर जो बात की गई है अदर बॉडीज की, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडीज है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, 2, 3 एंड 4। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया गया है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी कि जो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वह 65 ईयर आयु तक ये होता है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, यानी कि ये अपनी पोस्ट से जो रिजाइन है ये इसमें प्रेसिडेंट को एड्रेस करके ये दे
सकते हैं। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति ऐसा जो आदेश है संसद के सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर जारी कर सकता है, यानी कि उनको प्रेसिडेंट के ऑर्डर से हटाया जा सकता है और ये एक तरीके का जो ऑर्डर है ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन जो कि पास किया जाएगा बाय द पार्लियामेंट ड्यूरिंग इट्स सेशन, तो उसके आधार पर इसको एक हटाया जा सकता है हाई कोर्ट जज को। इसके साथ ही आर्टिकल 226 के तहत जो उच्च न्यायालय है उसको मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति इसके अंतर्गत प्राप्त है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इन्फोर्स करवाने के लिए इसके अंतर्गत रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन में बात की गई है कि जो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका जो टेन्योर होता है वह 65 ईयर का नहीं बल्कि 62 ईयर का होता है, तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है और बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 एंड 5 यानी कि ए। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है करेक्ट ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है इन रिलेशन टू द मैनर ऑफ इलेक्शन टू द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो विधान परिषद के जो कुल सदस्यों की संख्या का जो चुनाव है उसके तरीके के आधार पर इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। अगर हम बात करें इसमें जो 1/3 जो मेंबर है राज्य में स्थानीय निकायों जैसे कि नगर पालिकाओं और इसमें जिला बोर्ड आदि के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, यानी कि जो 1/3 जो मेंबर है म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के माध्यम से चुने जाते हैं। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि 1/12 जो राज्य के भीतर रहने वाले और 3 साल के जो स्नातक हैं उनसे इनको चुना जाता है। इसके साथ ही 1/12 है 3 साल के अनुभव वाले जो शिक्षक हैं जिनका स्तर माध्यमिक विद्यालय से कम नहीं होना चाहिए, उनमें से इनको चुना जाता है। इसके साथ ही 1/3 जो राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं है, यानी कि जो असेंबली के सदस्य नहीं है। इसके साथ ही फिफ्थ में कहा गया है कि जो विधान परिषद के जो कुल सदस्यों में से 1/6 हैं इसमें जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 5/6 हैं वो राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो इसमें जो 1, 2, 3, 4 जो ऑप्शंस दिए गए हैं वह इसके अंतर्गत करेक्ट है, लेकिन जो फिफ्थ ऑप्शन में जो बात की गई है कि जो विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं, जबकि जो 5/6 सदस्य हैं वे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसमें जो फिफ्थ ऑप्शन है वह इनकरेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4 यानी कि बी ऑप्शन। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि आर्टिकल 360 के तहत जो युद्ध, बाहरी आक्रमण और जो सशस्त्र विद्रोह के कारण लगे आपातकाल को राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है, यानी कि आर्टिकल 360 के तहत जो इमरजेंसी होती है ड्यू टू द वार, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, तो उसको इसके अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है। इसके साथ ही बी ऑप्शन में कहा गया है इसमें जो आर्टिकल 352 के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल को इसमें राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो प्रेसिडेंट रूल है आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। इसके साथ ही आर्टिकल 356 के तहत भारत की वित्तीय स्थिरता या साख पर खतरे के कारण लगाए गए आपातकाल को इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि जो आपातकाल की घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, यानी कि जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है इसको अप्रूव किया जाना चाहिए बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन द 1 मंथ। तो अगर हम बात करें इसमें ऑप्शंस के बारे में तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आर्टिकल 360 नहीं बल्कि आर्टिकल 352 के तहत जो युद्ध, बाह्य आक्रमण और जो सशस्त्र विद्रोह के कारण जो भी आपातकाल लगाया जाता है उसको नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है। इसके साथ ही राज्यों में जो इसमें संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में जो प्रेसिडेंट रूल जो इंपोज किया जाता है वह आर्टिकल 356 के तहत किया जाता है, न कि आर्टिकल 352 के तहत। इसके साथ ही जो फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो खतरा होता है उसके आधार पर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसका प्रावधान आर्टिकल 356 के तहत नहीं बल्कि आर्टिकल 360 के तहत किया गया है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट इसके अंतर्गत रॉन्ग है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन में जो कही गई बात है कि आपातकाल की जो घोषणा है वह 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए, तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि भारत के संविधान में वित्त आयोग को अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक अर्ध न्यायिक निकाय यानी कि इसको क्वासी जुडिशियल बॉडी कहा जाता है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है जो वित्त आयोग का जो गठन है राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जा सकता है, यानी कि जो फाइनेंस कमीशन है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट एवरी 5th ईयर या अर्लियर एज रिक्वायर्ड। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि जो वित्त आयोग है केंद्र सरकार के कुल संग्रह में इसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी तय करता है, यानी कि ये डिसाइड करता है कि शेयर क्या रहेगा स्टेट गवर्नमेंट का इन द टोटल टैक्स कलेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसके साथ ही फोर्थ में कहा गया है कि जो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति इसके अंतर्गत प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है।
तो अगर हम बात करें इन चारों ऑप्शंस के बारे में तो इसमें जो फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड ऑप्शन है इसके अंतर्गत करेक्ट हैं। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन में जो बात की गई है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं, तो इसमें एक अध्यक्ष एवं इसमें 4 अन्य सदस्य होते हैं और जिनकी अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है और उसमें जो 1, 2, 3 इसके अंतर्गत जो ऑप्शन है इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ओनली 1, 2 एंड 3। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको पुंछी कमीशन से संबंधित कुछ रिकमेंडेशन दी है, उसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि इस आयोग के द्वारा जो संबोधित सूची पर यह कहा गया कि इससे संबंधित विधेयक पेश करने से पहले अंतरराज्यीय परिषद से परामर्श किया जाना चाहिए। यानी कि इसके अंतर्गत कोई भी बिल रिलेटेड होता है कॉन्करेंट लिस्ट से, तो उससे पहले इंटर स्टेट काउंसिल से इसमें कंसल्ट किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि राज्यपाल को अपनी नियुक्ति से कम 2 साल पहले तक इसमें एक्टिव पॉलिटिक्स से इसको दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री का एक मत इसके अंतर्गत लिया जाना चाहिए। साथ ही साथ फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि इस आयोग ने कहा कि चुनाव पूर्व गठबंधन को एक राजनीतिक दल इसके अंतर्गत माना जाए। यानी कि जो प्री पोल अलायंस के होता है पार्टियों के बीच में, तो उसको एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी माना जाना चाहिए। तो अगर हम बात करें इन रिकमेंडेशंस के बारे में, तो इसमें जो चारों ही ऑप्शंस दिए गए हैं वह इसके अंतर्गत करेक्ट हैं। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी 1, 2, 3 एंड 4। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि जो चुनावी सुधार और जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से वर्ष 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन किया गया था। यानी कि इंद्रजीत गुप्ता समिति को इसके अंतर्गत फॉर्म किया गया था इन द ईयर ऑफ 1998 विद द एम ऑफ गिविंग सजेशन फॉर द इलेक्टोरल रिफॉर्म एंड अमेंडमेंट इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के लिए। इसके साथ ही आर्टिकल 268 के अनुसार जो स्टाम्प शुल्क जो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है उसका प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि आर्टिकल 281 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन में इसके अंतर्गत समक्ष रखवाता है। यानी कि जो भी इसमें रिकमेंडेशंस आती है फाइनेंस कमीशन की, इसको ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के अंतर्गत इसको पेश किया जाता है। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस की, तो इसमें जो फर्स्ट और जो 3 ऑप्शन है वह करेक्ट है। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन में बात की गई है कि आर्टिकल 268 के अनुसार जो स्टाम्प शुल्क यानी कि जो स्टाम्प ड्यूटी होती है उसको केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें जो ओनली 1 एंड 3 ऑप्शन इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1952 में स्थापित राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का इसके अंतर्गत संरचना का हिस्सा नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या प्रशासक, या इसमें नीति आयोग के सदस्य। तो अगर हम बात करें इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, ये राष्ट्रीय विकास परिषद का ये पार्ट नहीं होता। जबकि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर और जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ऑल इंडियन टेरिटरीज के, इसके साथ ही सभी जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं और जो मेंबर ऑफ द नीति आयोग हैं वह इसके सदस्य होते हैं। लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इसका मेंबर नहीं होता, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे कहा गया है कि वर्ष 1991 में जो गठित जो बोहरा समिति है उसने राजनेताओं और अपराधियों के बीच जो साठगांठ की जांच करने से ये संबंधित थी। यानी कि इसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी नेक्सस बिटवीन द पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल्स के बीच में। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम है 1975 का, तो उसके तहत जो लोकायुक्त जो अपनी रिपोर्ट है इसके अंतर्गत राज्यपाल को सौंपता है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है 28 सितंबर 1993 को इसको लागू किया गया था। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि जो प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति की सलाह पर लोकपाल की नियुक्ति करते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो प्रेसिडेंट है ये अपॉइंट करता है लोकपाल को ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस की, तो इसमें जो वर्ष 1993 में गठित की गई थी बोहरा समिति को और जिनको जांच करनी थी नेक्सस बिटवीन द पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल्स के बीच में, तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो इस आयोग की जो स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसके साथ ही 2011 से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही इसमें थर्ड ऑप्शन में दिया गया है कि ये एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है यानी कि ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त
का जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष या 62 वर्ष इसके अंतर्गत जो भी पहले हो वहां तक इसका टेन्योर होता है। यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इसका जो टेन्योर होता है 6 या 62 इयर्स, जो भी इसमें अर्लियर हो वहां तक इसका टेन्योर होता है। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो जो फर्स्ट 3 जो ऑप्शंस हैं इसके अंतर्गत करेक्ट है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन में बात की गई है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो कार्यकाल है वह 6 या 62 इयर्स नहीं बल्कि 6 या 65 इयर्स जो भी इसमें अर्लियर हो वहां तक उसका कार्यकाल होता है, जबकि जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका कार्यकाल 6 या 62 वर्ष होता है। तो ये स्टेटमेंट इसके अंतर्गत रॉन्ग है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, केवल 1, 2, 3। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें आपको यह बताना है कि राष्ट्रीय दलों के मान्यता हेतु कुछ शर्तों के संबंध में इसके अंतर्गत आपको सही विकल्प का चयन करना है। यानी कि जो नेशनल पार्टीज की जो रिकॉग्निशन से संबंधित जो कंडीशंस हैं उसके रिगार्डिंग आपको इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि यदि कोई पार्टी लोकसभा या विधानसभा के जो आम चुनाव है यानी कि जो जनरल इलेक्शंस हैं उसके अंतर्गत 4 या अधिक राज्यों में वैध वोटों या 6% इसके अंतर्गत हासिल कर लेती है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि यदि किसी पार्टी को किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा में इसमें 4 सीट्स विन कर जाती है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि यदि कोई पार्टी लोकसभा में 2% सीटें जीतती है या उसके जो सदस्य हैं 3 अलग अलग राज्यों से चुने जाते हैं तो इसके अंतर्गत उसको नेशनल पार्टी के रूप में मान्यता दी जा सकती है। इसके साथ ही यदि किसी पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है, यानी कि अगर किसी पार्टी को रिकॉग्निशन प्राप्त है स्टेट लेवल पार्टी के रूप में एटलीस्ट 4 स्टेट के अंतर्गत, तो भी इसको नेशनल पार्टीज के रूप में मान्यता दी जा सकती है। तो अगर हम बात करें तो चारों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 एंड 4। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें आपसे पूछा गया है कि यदि कोई राजनीतिक दल लोकसभा के आम चुनाव या किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त करता है तो उसे राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है। ये शर्त वर्ष कब ये जोड़ी गई थी? यानी कि इसमें आपसे पूछा गया है कि इफ अ पॉलिटिकल पार्टी ऑब्टेन द 8% ऑफ द टोटल बैलेट वोट्स इन द जनरल इलेक्शन फॉर द लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस इन अ स्टेट देन इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट लेवल पार्टी। दिस कंडीशन वाज एडेड इन द ईयर। यानी कि इसमें आपको ईयर बताना है कि ये वाली कंडीशन को किस ईयर में जोड़ा गया था। तो इसको 2011 के अंतर्गत जोड़ा गया था, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे और इसका जो उल्लेख है संविधान के आर्टिकल 326 में किया गया है। यानी कि इसके अंतर्गत कोई भी जो इलेक्शन है लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के हर स्टेट में ये एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर किए जाएंगे और इसका प्रावधान आर्टिकल 326 के अंतर्गत किया गया है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि संविधान के आर्टिकल 328 के तहत किसी राज्य की विधानसभा को अपने चुनावों के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है। यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की, वह इसमें पावर दी गई है कि वह इसके इलेक्शन से संबंधित इसमें प्रावधान कर सकती है, लॉ बना सकती है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको पद से हटाने से संबंधित जो प्रावधान है संविधान के आर्टिकल 324 सब क्लॉज 5 के अंतर्गत ये दिया गया है। यानी कि इसमें जो प्रोविजन है रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द पोस्ट, तो इसके अंतर्गत दिया गया है आर्टिकल 324 सब क्लॉज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। तो अगर हम बात करें ये तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे कहा गया है कि जो राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल द्वारा की जाती है। यानी कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है ये अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वह नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराता है। यानी कि जो 3 टायर जो पंचायत इलेक्शन है और जो अर्बन बॉडी के जो इलेक्शन है वह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। इसके साथ ही जो राज्य चुनाव आयोग है भारत के निर्वाचन आयोग के अधीन वह कार्य करता है। इसके साथ ही फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि देश में जो प्रथम राज्य निर्वाचन आयोग है इसका गठन मध्य प्रदेश राज्य में किया गया था। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस की तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है कि राज्य चुनाव आयोग भारत के निर्वाचन आयोग के अधीन काम करता है, तो इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये राज्यपाल के अधीन कार्य करता है। तो इसमें हमसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी इसके अंतर्गत। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि पंचायत चुनाव के लिए नाम जोड़ने, हटाने और प्रकाशित करने सहित मतदाता जानकारी तैयार करना राज्य चुनाव आयोग के कार्यों में से एक है। यानी कि वोटर्स इंफॉर्मेशन फॉर पंचायत इलेक्शन इंक्लूडिंग एडिशन, डिलीशन एंड पब्लिकेशन ऑफ नेम्स, और इसका जो वन ऑफ द फंक्शन है स्टेट इलेक्शन कमीशन का। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव के लिए मतदाता पहचान पत्र जारी करता है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि पंचायत और नगर पालिका चुनावों के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा अधिसूचना इसके अंतर्गत जारी की जाती है। यानी कि जो नोटिफिकेशन है फोर्थ ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस के लिए, तो ये गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट के द्वारा इशू की जाती है।
तो अगर हम बात करें इन तीनों ऑप्शंस की, तो तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि जो लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है सर्वप्रथम ली आयोग की अनुशंसा पर की गई थी, यानी कि इसको रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन के आधार पर निर्धारित किया गया था, पब्लिक सर्विस कमीशन को। इसके साथ ही जो भारतीय लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है वर्ष 1926 में हुई थी, यानी कि इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो स्थापना की गई थी 1926 में एस्टैब्लिश इसको किया गया था। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि जो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 16 के अंतर्गत किया गया है, यानी कि पार्ट 16 के अंतर्गत मेंशन किया गया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित प्रोविजंस को। इसके साथ ही डी ऑप्शन में कहा गया है कि जो संघ लोक सेवा आयोग की जो संरचना, सदस्यों की जो नियुक्ति है, उनका जो निष्कासन शक्ति एवं जो कार्य है, इसकी जो स्वतंत्रता से संबंधित जो प्रावधान है संविधान के आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक दिए गए हैं, यानी कि इनकी क्या अपॉइंटमेंट, रिमूवल ऑफ द मेंबर्स, पावर एंड जो फंक्शंस है, इनकी जो इंडिपेंडेंस है, इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है ये आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक दिए गए हैं। इसमें अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो जो थर्ड ऑप्शन में दिया गया है कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित जो प्रावधान है, ये इसको मेंशन किया गया है पार्ट 16 में नहीं बल्कि पार्ट 14 के अंतर्गत इनको मेंशन किया गया है। तो ये स्टेटमेंट इसके अंतर्गत रॉन्ग है, बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि भारत में सिविल सेवा परीक्षा जो सर्वप्रथम है वह प्रयागराज में आयोजित की गई थी। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि जो पंचायतों के चुनाव संबंधित जो मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर जो रोक संबंधी जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 243 में इसको उल्लेखित किया गया है, यानी कि जो प्रोविजन है रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स इन इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स ऑफ पंचायत, तो इसके अंतर्गत जो भी प्रोविजन दिए गए हैं वे आर्टिकल 243 के अंतर्गत दिए गए हैं। इसके साथ ही जो भारतीय वन सेवा को एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में 1964 में इसमें स्थापित किया गया था। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन इसके अंतर्गत करेक्ट है, जबकि थर्ड ऑप्शन में जो भारतीय वन सेवा को जो इंट्रोड्यूस किया गया था ऑल इंडिया सर्विस के रूप में, तो ये 1966 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित जो प्रावधान है ये दक्षिणी अफ्रीकी संविधान से लिए गए हैं, यानी कि ये साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि जो मौलिक कर्तव्य यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित जो प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक से संबंधित जो प्रावधान है इसको रूसी संविधान यानी कि इसको रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन से संबंधित जो प्रावधान है वह साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट ऑप्शन है। जबकि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, इसलिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ ही जो ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रावधान है वह ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो ये भी इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर है वह हो जाएगा ए, यानी कि ओनली 1 इज करेक्ट। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको ये बताना है इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल है इनका जो टेन्योर होता है वह 3 इयर्स का होता है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष और सदस्यों की जो सेवा शर्तें हैं उनका जो कार्यकाल है वह केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि इनके द्वारा जो सर्विस कंडीशंस हैं, इनके जो टर्म ऑफ द ऑफिस है, चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स के, तो ये डिटरमाइन किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग जो अपनी रिपोर्ट है भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपता है। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। तो अगर हम बात करें इन चारों ऑप्शंस की, तो चारों ऑप्शंस में से जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वह इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो अपनी रिपोर्ट है ये केंद्र सरकार को सौंपता है, ना कि भारत के राष्ट्रपति को। तो ये इसमें ऑप्शन इनकरेक्ट है और हमसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें भी आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन है इसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 5 पदेन सदस्य इसके अंतर्गत होते हैं, यानी कि एक चेयरमैन, 5 फुल टाइम मेंबर और 5 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके साथ ही बी ऑप्शन में दिया गया है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसमें एक महासचिव होता है जो इस आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है वह सेक्रेटरी इसके अंतर्गत होता है। इसके
साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है, लेकिन केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से मुख्यालय भारत के किसी भी क्षेत्र में इसके अंतर्गत एस्टैब्लिश किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट ऑप्शन की, तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है यानी कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसमें एक चेयरमैन होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, लेकिन 7 इसके अंतर्गत एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट इसके अंतर्गत रॉन्ग है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, जिसमें हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा ए। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें भी आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे कहा गया है कि जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो स्थापना है, यानी कि जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, उसको जो एस्टैब्लिश किया गया था मार्च 2007 में संसद के एक अधिनियम दिसंबर 2005 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम यानी कि 2005 का ये एक अधिनियम था, जिसमें कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। इसके साथ ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो सेवा होती है यानी कि इनकी जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज होती है, इसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग की जो रिपोर्ट है, ये अपनी रिपोर्ट को इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपता है। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो जो सेकंड ऑप्शंस में जो बात की गई है कि इसकी जो सेवा शर्तें हैं वे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं, तो इसके अध्यक्ष और इसके सदस्यों की जो सेवा शर्तें हैं वे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो पॉस्को अधिनियम 2012 है, इसमें बाल शब्द को इसमें किस कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी कि इन द पॉक्सो एक्ट 2012 जो टर्म चाइल्ड है इसमें डिफाइन की गई है एज अ पर्सन बिलो द एज ऑफ, तो जो 18 ईयर से कम एज का है उसको इसमें बाल शब्द यानी कि चाइल्ड के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। तो ये हमने डिस्कस किया इसमें टेस्ट नंबर 18 को, जिसमें हमने पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। इसी तरीके के सेशंस हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज जुड़े रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से।